नमस्कार, डिजाइनर न्यूज़ के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मनुष्य के शरीर में दिमाग एक पावर हाउस की तरह होता है। आपको जो भी पता चलता है, संवेदनाएं, भावनाएं, दर्द, वो सब दिमाग के जरिए पता चलता है। आप कह सकते हैं कि ये मुख्य जगह है और इस दिमाग में, इस मगज में, इस मस्तिष्क में अगर जरा सा विचलन आ जाए, जरा सी परेशानी आ जाए, जरा सी कठिनाई आ जाए तो आपका पूरा जीवन तहस नहस हो सकता है। मैं जिक्र कर रहा हूं दिमागी बीमारियों की। दिमागी बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं। हालांकि शारीरिक बीमारियां भी खतरनाक होती हैं, लेकिन अगर बीमारी दिमागी हो तो उसका असर आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। न्यूरोलॉजी ऐसा ही विषय है और चिकित्सा विज्ञान में ये माना जाता है कि अभी भी न्यूरोलॉजी को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है और न्यूरोलॉजी के बारे में अभी भी बहुत कुछ दुनिया के सामने आना बाकी है। लेकिन आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन न्यूरोलॉजी में इतना करिश्माई, इतना चमत्कारिक काम कर रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। दिमाग से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो पार्किंसन हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो लकवा हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो मिर्गी हो, सब में होम्योपैथी के ज़रिए बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम उन्होंने दिए हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा कि दिमाग जो है एक तरह का पावर हाउस है। जी सर। और इसमें जरा सा भी विचलन हमें बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता जी। है। मैं सबसे पहले तो आपसे मस्तिष्क की व्याख्या करवाना चाहूँगा। मानव के मस्तिष्क को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। जी जी। क्या समझते हैं आप इसको लेकर? सर बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बात करते हैं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है। न्यूरोलॉजी का मुख्य तात्पर्य है आपके नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को जो रेगुलेशन करने वाली जो इकाइयाँ हैं, जो सेंटर है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन। और ब्रेन जो होता है वो आपका सबसे की कंटेंट है बॉडी के सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। हमारी जितनी भी न्यूरॉन्स है उसकी एक्टिविटी होती है कि जो भी हमारे नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ है या न्यूरोसेंसरी कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए जिन जिन सेंटर्स पे जो एक्टिविटी है उन्हें मैनेज करना और उसे आगे बढ़ाना। अब जब ब्रेन न्यूरोलॉजिकल इम्पल्स लेता है, समझ लीजिए मेरा हाथ ऐसा है, मैं चाह रहा हूँ इसको ऐसा करना है, मोड़ना है, तो मुझे एक न्यूरोसेंसरी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि मैंने जो चाहा वो न्यूरोलॉजिकल और सेंसरी हाथ को कमांड देगा मोड़िए। हाँ, उसके बाद जब यहाँ से कमांड, मेरी जो इच्छा है मेरे न्यूरोलॉजिकल सेंटर में भेजा और वहाँ से कमांड आया, इसलिए मैं इस हाथ को अपने विलिंगली इसको हटा पा रहा हूँ। तो कोई भी कमांड करने के लिए हमें न्यूरोसेंसरी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जिसका मुख्य सेंटर होता है न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन्स पूरे ब्रेन में होते हैं जो कि सभी प्रकार की हमारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। और उसी में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जब वो न्यूरोलॉजिकल कमांड्स अपने सेंटर्स काम करने में कुछ कमी आने लग जाती है या फिर किसी प्रकार से न्यूरोसेंसरी कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी होने लग जाती है, तो उस प्रकार की बीमारियों को हम न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में व्याख्या देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक सामान्य बीमारी की बात करूंगा जो आजकल बहुत होती है। ज़्यादातर लोगों को बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है और लोग ध्यान भी नहीं रख पाते हैं, कई बार दवाई खाना भूल जाते हैं और स्ट्रेस बहुत है, तनावपूर्ण लाइफ बहुत है और हमारी लाइफ स्टाइल भी बहुत ख़राब हो गई। हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध खान पान नहीं है। ऐसी अवस्था में कई बार लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आता है। जी जी। और ये ब्रेन स्ट्रोक जब आता है तो किसी का हाथ रह जाता है, किसी की टांग रह जाती है, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है। इसको हम बहुत आम फहम बोलचाल की भाषा में लकवा बोलते हैं। लकवा मार गया, फालिज मार गया। तो ये जो लकवा होता है, जी सर, ये मतलब जो एलोपैथी होती है कहती है कि आप जल्दी से जल्दी ले आएँ और 24 घंटे के भीतर एक बड़ा महंगा इंजेक्शन होता है वो आपको लग जाए तो आपका लकवा
लगभग 90% ठीक हो जाता है। जी। पर मैं अगर एलोपैथी में ना जाऊं, मुझे लकवा मारा, ब्लड प्रेशर हुआ, मेरा मुंह टेढ़ा हुआ, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ में कंपन है, टांग मेरी नहीं उठ पा रही है, और मैं किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास चला जाऊं, तो वही रिजल्ट, वही इलाज हो पाएगा जो एलोपैथी में होता है? इसमें सर दो चीज़ समझने की होती है कि लकवा का जो लेवल है किस लेवल तक हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। इसमें दो प्रकार के लकवा जो स्ट्रोक के भाषा में हम बोल सकते हैं। एक तो है इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें खून पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाता। तो इस्चेमिक स्ट्रोक मतलब खून की पूर्ति ना होने के कारण उस सेंटर्स को पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, तो वो सेंटर्स कम काम कर रहे हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी वहाँ कमज़ोर हो जाती है, इसके कारण लकवा आ सकता है। दूसरा लकवा वो होता है जैसे किसी कारण से समझ लीजिए ब्लड प्रेशर है, और जो आपने बात की, अगर जो हमारी ब्रेन स्ट्रोक मतलब जब खून का फ्लो बहता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो कई बार वो खून निकल कर बाहर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इसमें कहीं ना कहीं खून का थक्का भी बन जाता है। अब ऐसे लेवल पे चूंकि एक मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है, और जैसा कि आपने बताया कि हॉस्पिटलाइजेशन में एक जो नियम है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, कि जब भी कोई इस तरीके की परिस्थिति होती है तो आप जितनी जल्दी हो सके प्राइमरी सिम्टम को समझकर, स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं कि आपका मुंह टेढ़ा हो रहा है, आपको बात करने में दिक्कत हो रही है, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं, टांग पावर नहीं ले पा रहा है, पूरी तरीके से आपको कहीं ताकत में कमी लग रही है, बिल्कुल जो भी आपके इम्पल्स आ रहे हैं वो नेचुरल नहीं लग रहे हैं, तो आप जो उनकी जो इंजेक्शन वाली बात है गलत नहीं है। वो उस वक्त जो मुख्य रूप से उसका उद्देश्य होता है कि हम जांच करें, और प्राइमरी लेवल पे अगर वो जांच में पता चल जाता है कि इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस इंजेक्शन के माध्यम से उस खून की नसों को जो मेंटेन करने की प्रक्रिया वो चालू करते हैं, और एक तरीके से उसको डिसोल्यूशन प्रोसेस में जो स्ट्रोक के कारण जो हेमरेजिक थक्का है उसे वापस रिजॉल्व करने की कोशिश में एलोपैथी काम करती है, ताकि जितना हो सके हम एक्यूट फेस में उसको कवर कर सकें बीमारी की अवस्था को, और उसको आगे बढ़ने से कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं चूँकि होम्योपैथी में, तो चूँकि होम्योपैथी में भी यही चीज़ें पैरामीटर उसी के लिए सेट किए जाते हैं, और आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो मुख्य कंसेप्ट होता है हमेशा जो डोजेस होते हैं वो पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स, बीमारी की सीविरिटी और मिलने वाले समय के ऊपर जो निर्भरता है उसके ऊपर डिसाइड किए जाते हैं। अगर समझ लीजिए ज़्यादातर पेशेंट जो मेरे यहाँ क्लिनिक पर जो जिस तरीके से अप्रोच लेकर आते हैं, वो बताते हैं कि हमने पैरालिसिस के स्ट्रोक के 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, या कुछ समय बाद भी वो जब अप्रोच करते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने एक्यूट फेज तो निकाल लिया, और हॉस्पिटल होने ट्रीटमेंट होने के बाद जब उनकी पैरालिसिस की स्थिति एक बार स्टेबल हो गई या फिक्स हो गई, या कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम उनका उससे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में जब वो हमारे पास आते हैं तो निश्चित रूप से वो फेस चूँकि एक्यूट वाला नहीं है, अब वो स्टेबल क्रॉनिक फेस में चेंज हो चुका होता है। तो ऐसे स्टेज पर जब हम होम्योपैथी देते हैं तो उस वक्त हमारी जो दवाइयाँ हम थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए एग्रेसिव डोज देते हैं, ताकि उसका जो नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम है हम उसे अंदर से ताकत दे सकें, और जो न्यूरोसेंसरी कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है उसे हम पूर्ति ला सकें। तो चूंकि होम्योपैथी की दवाइयों की जो कैपेसिटी होती है वो पेनिट्रेशन कैपेसिटी के साथ डायनेमिक पावर पे एक्शन लेती है, तो जो पुरानी क्लासिकल होम्योपैथी है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है कि मेंटल केसेस पे या न्यूरोलॉजिकल केस में होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत अच्छा आपका पेनिट्रेशन कैपेसिटी, डायनेमिक कैपेसिटी के कारण बहुत अच्छा तेजी से असर करती है। और उस जगह पर अगर हम आरोग्य सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, डायनेमिक डाइल्यूशंस जो होते हैं वो होम्योपैथी में हम यूज़ करते हैं, साथ में हम मदर टिंचर्स का उपयोग करते हैं। मदर टिंचर्स का इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि कई बार ऐसा माना जाता है कि मदर टिंचर्स का उपयोग पहले होम्योपैथी में कम होता था, लेकिन इसी होम्योपैथी के बारे में ये बताया जाता है कि होम्योपैथी प्लेसिबो है, होम्योपैथी स्लो है, और इमरजेंसी केस में ठीक नहीं कर सकते। ऐसी जब बातें आती है तो कहीं ना कहीं नवाचार या कुछ नया इनोवेशन डेटा की जरूरत है, और इसमें कहीं ना कहीं हर डॉक्टर का अपना एक अनुभव होता है। तो चूंकि मेरा अनुभव जो डायनेमिक पावर की मेडिसिन जो डाइल्यूशन वाली होती है उसमें भी है, साथ में मैं मदर टिंचर भी उपयोग में लेता हूं, और मदर टिंचर की जरूरत भी पेशेंट की बॉडी रिस्पांस और बीमारी की सीविरिटी के आधार पर हमें तय करना पड़ता है। आपने शब्द इस्तेमाल किया, खून का थक्का। जी सर, जी सर। तो क्या खून का थक्का जमाने के लिए एलोपैथी में तो इंजेक्शन दिए जाते हैं डाइल्यूट करने के लिए? जी सर। तो होम्योपैथी में ऐसी कारगर दवाएं हैं? जी सर, बिल्कुल, जो खून के थक्के को डाइल्यूट जी सर, बिल्कुल। इसमें मेरे पास कुछ पेशेंट्स की जो रिपोर्ट हैं जो मेरे चैनल पे या वेबसाइट के माध्यम से हम आपको बता पाते हैं। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी क्या करती है, जो आपको ब्लड जो आपका जमा हुआ है उसको डिसॉल्व करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। ज़रूरत क्या है, आपको उस इमरजेंसी सिचुएशन में कितना पर्याप्त डोज जो पेशेंट को देना है वो आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट देने की महत्वाकांक्षा है, वो आपको उस पेशेंट के लिए देने की ज़रूरत होती है। कि अगर आप पेशेंट खून का थक्का
थक्का लेके आया और इमरजेंसी में है, तो आप 4 गोली 4 बूंद 5 बूंद से पूरी तरीके से इतने बड़े थक्का में 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन के ट्रीटमेंट में आप इतना मैनेजमेंट नहीं ले सकते। तो आपको वहाँ पर डोज बढ़ाने की जरूरत है। आप डायनेमिक पेवर डाइल्यूशन के साथ कहीं ना कहीं मदर टिंचर का उपयोग करते हैं। और पेशेंट को कई बार जब नाक की नली, समझ लीजिए हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे हैं, मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जो कि कोमा की स्थिति में है, एक तरीके से वेंटिलेटर वाली स्थिति है, तो कोमा में जो पेशेंट चले जाते या हैं पैरालिसिस में, हाँ, या कोमा में, मैं उसको थक्के से ऊपर चला गया, थक्का हो गया, कोमा में चले गए, चोट लग गई, कोमा में चले गए, गिर गए, कोमा में चले गए, लकवे में भी कई बार कोमा में चले जाते हैं। तो क्या कोमा का पेशेंट भी होम्योपैथी की दवाई से ठीक हो सकता है? अब मैं उसी स्टेज पे बात कर रहा हूं। तो अब मुझे जो भी स्टेज मिलेगी, मैं उस वक्त होम्योपैथी की दवाइयों को, चूंकि मेरी डाइल्यूशन की जो पोटेंटाइज मेडिसिन है, साथ में मेरे पास जो मदर टिंचर है, उसको मैं कॉम्बिनेशन के रूप में या फिर एक तरीके से दोनों दवाइयों को अलग अलग भी देने की कोशिश करूंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जितनी जरूरत है उतना नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत मिले। तो उस वक्त चूंकि हमारे पास समय कम रहता है, हम डोज बढ़ाते हैं। और ये जो मेरा डोज होता है हमेशा एग्रेसिव इसीलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, कोमा का पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, 5 दिन हो चुका है, बॉडी का रिस्पांस नहीं आ रहा है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कई बार कोमा की स्थिति में, जो डॉक्टर्स की स्थिति रहती है कि हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, पेशेंट के रिलेटिव्स की स्थिति ये रहती है कि हमें नहीं मालूम कि अब कब तक क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिलना चाहिए। तो अगर आप एलोपैथी सिस्टम की जो दवाइयाँ वो जो ले रहे हो, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हॉस्पिटल में हैं, उनके कंसेंट के साथ जो दवाई चल रही है, साथ में हमारी दवाइयाँ आप कंसेंट के साथ चालू कीजिए। उसमें एक इशू आएगा ना जी, ठीक होने का क्रेडिट किसको दिया जाए? सर देखिए, यहाँ पर ठीक होने का क्रेडिट ना तो मैं ले रहा हूँ, ना एलोपैथी सिस्टम ले रहा है। सही मायनों में वहाँ पे क्रेडिट मिलना चाहिए मेडिकल साइंस को, कि आप मिलकर भी प्रयास करें। क्योंकि जब हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट को जब हम दवा देते हैं तो हम एलोपैथी की दवाइयाँ बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उन दवाइयों से देने के बावजूद पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हमारी दवाइयाँ एड ऑन होती है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत एडामेंट है कि हम एलोपैथी तो लेंगे ही नहीं, हमें होम्योपैथी लेनी है। तो ऐसे स्टेज में सर आपका शायद क्वेश्चन का आंसर यही है कि जो अगर पेशेंट अगर हमारे पास डायरेक्ट आ जाए तो हमारे पास भी वही विकल्प है कि अगर पेशेंट की किसी स्थिति में मेडिकल साइंस की जो भी जिस सिस्टम का जो ट्रीटमेंट उसे मिलना चाहिए, तो मेरा जो ट्रीटमेंट का कंसेप्ट है चूंकि एग्रेसिव है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम डोज बढ़ाकर फास्ट ट्रीटमेंट दें और नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को कमजोर होने से रोकें, और रिकवरी और कोमा से भी बाहर लाने के कई पेशेंट आ चुके हैं बाहर। आपका अनुभव है कोमा से बाहर आए, उसका रीजन यही है कि हमारी दवाइयों ने नर्वस सिस्टम को ताकत दिया, नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को अंदर से जब ताकत मिलती है तो पेशेंट का खुद का रिस्पांस वापस आता है। और या जो दवाइयां चल रही है वो भी काम करने के लिए जो कमी जो पेशेंट की बॉडी रिस्पांस में थी उसमें कहीं ना कहीं उन्हें फायदा दिखने लगता है। तो ऐसे काफी सारे पेशेंट बाहर आए जिनका आज कह सकते हैं कि दूसरा जीवन मिला है। तो न केवल होम्योपैथी बल्कि मैं कहूंगा यहाँ पर मेडिकल साइंस जीतता है, और किसी भी पेशेंट का जीवन बचाना एक डॉक्टर का कर्तव्य है। किसी का बड़ा दिमाग में बड़ी गठान हो गई है, बड़ा ट्यूमर हो गया है, हम हालांकि ट्यूमर पे हमने बात करी है आपसे, न्यूरोसर्जरी, लेकिन मान लो उसको न्यूरोसर्जरी की दिमाग की सर्जरी की जरूरत पड़ रही है जी, तो ऐसी सूरत में जो एलोपैथी का सर्जन होगा तो कहेगा कि दिमाग की सर्जरी करना पड़ेगी और ये बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया है और आपकी लिखाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन सर्जरी में जाना चाहता नहीं है पेशेंट, उसको लगता है कि एक ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जो कहते हैं कि चांस मिल रही है, महंगी भी होती है, मैं सर्जरी का रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। सर्जरी महंगी भी होती है, रिस्क भी होता है, और दिमागी खुल जाए तो और बड़ा रिस्क है, फिर कई दिनों तक आराम करना पड़ता है। हर आदमी पैसा वाला नहीं होता, नौकरी नहीं जाएगा, खाएगा क्या, परिवार कैसे चलाएगा। तो वो चाहता है कि दवाइयों से ठीक हो जाए। तो होम्योपैथी में संभावना जी सर, बिल्कुल संभावना है, और असंभव कुछ नहीं होता, आपके प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से काफ़ी सारे पेशेंट के अपडेट मैं चैनल पे बताता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी देना चाहूँगा। हमने कई बार इस चैनल के माध्यम से कुछ पुराने केसेस में भी बात की थी, जिसमें मैं छोटे मोटे 2-3 एग्जाम्पल आपको शेयर करना चाहूँगा। GBM का केस जो कि कहते हैं बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर का ट्यूमर है। 2 बार ऑपरेट होने के बाद जब पेशेंट हमारे पास आती है तो 5.5 सेंटीमीटर, 2.5 ऐसे 3 गठाने उसके ब्रेन में वापस रिलैप्स या रिकरेंस की स्थिति में जब हम देखते हैं। तो चूंकि ब्रेन सर्जरी बार बार नहीं हो सकती, 2 बार ऑपरेट होने के बाद तीसरा ऑपरेशन बहुत मुश्किल था और उसके लिए जीवन काल भी लगभग 1 या 2 महीने से ज़्यादा नहीं बताया गया था। केवल हमने होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में यूज़ किया और अपनी दवाइयों से जो 1.25 महीने या 1.5 महीने का ट्रीटमेंट दिया, उसमें जो रिपोर्ट अगली आई उसमें 2.5 सेंटीमीटर की दोनों गठानों को हमने इसी से डिजोल्व कर लिया, जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं। और साथ में जो 5.5 सेंटीमीटर की गठान है उसको 1.25 सेंटीमीटर के आसपास कम कर लिया। तो 1 साल का जो ट्रीटमेंट पूरा हुआ
हुआ उसमें वो गठाने पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई और आज भी पेशेंट 6 से 7 साल बाद आराम से अपना जीवन यापन कर पा रही है। इसी तरीके से मैं बात करूंगा, ये चूंकि एग्रेसिव केस था जीबीएम ब्रेन कैंसर, हम जरूरी नहीं कि कैंसर की गठान हो, हम मेनिंजियोमा पे बात करते हैं जो कि कैंसर नहीं है पर वो भी गठान है और वो भी तकलीफ दे सकती है। तो मेरी एक पेशेंट के बारे में बात करूंगा जिनके मेनिंजियोमा के कारण आंख पूरी तरीके से नीचे आ चुकी थी, कंट्रोल पूरा खत्म हो गया था और उन्होंने चूंकि उनके लिए सर्जरी बहुत इमीडिएट हो रही थी, ऐसे स्टेज पर होम्योपैथी उन्होंने लेना पसंद किया और केवल 4 से 5 दिन के ट्रीटमेंट में उनकी जो आंख की स्थिति थी वो अच्छी खासी मेंटेन हो गई और पूरा जो 1.25 साल का ट्रीटमेंट हुआ उसमें जो 3.5-4 सेंटीमीटर की जो गठान थी वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई और आज भी वो पेशेंट बिना किसी रिकरेंस के, क्योंकि सबसे अच्छी बात है होम्योपैथी का जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो तना नहीं काटता, वो आपकी जड़ पे काम करता है। कई बार हमने देखा है सर कि होम्योपैथी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जड़ पे काम करता है, बीमारी की जड़ से मिटाता है। क्या होता है सर, न्यूरो सर्जरी में प्रॉब्लम कहाँ पर कई बार पेशेंट को दिखाने में दिक्कत आती है कि इमीडिएट सर्जरी भी होती है बट कई बार जो ब्रेन है जब हम उसे ऑपरेट करने के लिए ब्रेन ट्यूमर पर जब ऑपरेशन के लिए ब्रेन खोलते हैं तो वो जो जगह होती है कई बार रिस्की होती है, वहाँ तक जाना और उसको ऑपरेट करके पूरा निकालना एक बार उसके लिए हर सर्जन का अपना अपना डिसीजन होता है, कोई 70% निकालता है, कोई 50% निकाल पाता है, कोई 80 या 90% या जहाँ तक अच्छा हो सके कोशिश करता है कि निकाल पाऊँ। पर जो छोटा सा पार्ट रह जाता है उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी उसमें स्पीड अगर होती है तो वो वापस रिकरेंस या रिलैप्स होने की स्थिति में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो निश्चित रूप से उस वक्त उनके दिमाग में ये आ जाता है कि हम सर्जरी पहले भी करा चुके हैं, उसके बावजूद भी रिकरेंस हो गया, दूसरी सर्जरी करा ली फिर भी रिकरेंस हो गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ट्यूमर की स्पीड ज़्यादा है और हमारे ऑप्शंस करने के बावजूद भी, सर्जिकल ऑप्शन पे जाने के बावजूद भी रिकरेंस आ रहा है। तो ऐसे मामलों में भी होम्योपैथी चाहे किसी भी स्टेज पे, चाहे पहले आए या बाद में आए, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि उसकी जड़ पे काम करें और उसके ट्यूमर को बेस से डिसॉल्व किया जाए ताकि ये बार बार रिकरेंस वाली जो स्थिति उससे हम बचा सकें। और ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट के अपडेट है जो मेरे चैनल पर आप जाएंगे जिसमें 4-4, 5-5 सेंटीमीटर की गठान उन्होंने डिसॉल्व कर ली सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से और 9-10 सेंटीमीटर के गठानों को भी कम कर लिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से, बिना किसी रेडिएशन, बिना किसी सर्जरी के। सर एक बहुत सामान्य बीमारी है भारत में जिसको मिर्गी आना बोलते हैं, फिट आना बोलते हैं। और भारत के लोग जब आदमी को मिर्गी आती है तो उसको जूता सुंघाते हैं जी और ये मानते हैं कि जूता सुंघाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कहते हैं कि धूप में ज़्यादा धूप में खड़े रहने से, ज़्यादा भूखे रहने से, ज़्यादा सोचने विचारने से बीमारियाँ हो जाती है। कई बार ये अनुवांशिक भी होती है। तो इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है? सर बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल के साथ चलने वाली बीमारियां मानते हैं और इसमें भी चूंकि प्रतिकूलता ये होती है कि जीवन भर दवाई लेने की प्रतिकूलता पेशेंट्स को कई बार बताई जाती है। अनिद्रा भी इसका बड़ा कारण है, बहुत सारा कारण हो सकता है। इसका मतलब है मिर्गी एपिलेप्सी जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी भी कारण से हमारी नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम की जो एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाना, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो कई बार बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। उसके कारण पेशेंट अपना कंट्रोल खोने लग जाता है और फिर चाहे वो मूर्छित भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, उसके हाथ पैर पूरे टेढ़े हो सकते हैं, सीजर जैसी अवस्था जो हम कह सकते हैं फिट्स कन्वल्सन में मुंह से फेस आने लग सकता है, झाग आने लग जाता है, मुंह टेढ़ा होने लग जाता है, ऐसे कई पेशेंट देखे, दांत मींचने लग जाता है। तो ये कुछ सिम्टम है, दांत ऐसा बिल्कुल बन जाती है क्योंकि उसका कंट्रोल खत्म हो गया है, वो सेंसिटिव पेशेंट है, बोलना बड़ा मुश्किल होता है जी सर। तो ये जो ट्रिगर होने का कारण क्या होता है कि पेशेंट का नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम कहीं ना कहीं सेंसिटिव है। हो सकता है कि किसी सामान्य आदमी को स्ट्रेस लेने से झटका ना आए, पर उस पेशेंट के लिए स्ट्रेस लेना भी एक ट्रिगर फैक्टर है। सामान्य आदमी के लिए धूप कुछ भी नहीं, उसको धूप या भूखा रहना वो भी एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, नींद पूरी ना होना। यस, तो जो मिर्गी के पेशेंट होते हैं या माइग्रेन के पेशेंट भी हो सकते हैं, जो एक तरीके से कॉमन अवस्था में हम इसलिए बताएंगे कि ये लोग बहुत सेंसिटिव पेशेंट होते हैं। माइग्रेन भी न्यूरोलॉजी का विषय है, वो भी माइग्रेन न्यूरोलॉजिकल विषय है और इसका भी यही कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और आपको हमेशा मेंटेन करना है या अपने आप को बचा के रखना है। पर सर इस चैनल के माध्यम से एक मैसेज है कि अगर मिर्गी या माइग्रेन की बीमारी है तो आप जो आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का मतलब है कि आप अपना बैकअप लीजिए, उस ट्रीटमेंट का बैकअप लीजिए और स्टेप बाय स्टेप अपना नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत दीजिए। जैसे जैसे आपका कंट्रोल बढ़ेगा, न्यूरोसेंसरी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर मेंटेन होते जाएंगे। मेरे चैनल पे आप जाके देखेंगे काफी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने एपिलेप्सी और मिर्गी की बीमारियों में भी दवाइयों को स्टेप बाय स्टेप कम किया और आज भी बिना दवाइयों के रह पा रहे हैं और अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब है हमने अपनी दवाइयों से उनका कंट्रोल बढ़ाया, नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत दिया और वही केस हम माइग्रेन में कहते हैं कि बचना इलाज नहीं है, आप उसको ठीक करिए। अल्टीमेटली आप हर बार पेन किलर खा के मुझे व्यक्तिगत अनुभव ये है मेरे परिवार में कि मैं अपनी माँ का उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरी माँ, मैंने पूरे जीवन मेरी माँ को माइग्रेन से परेशान, आधा शीशी बोलती थी वो, आधा शीशी का दर्द हो रहा है, मैंने परेशान देखा। वो हमारे को नाश्ता नहीं बना के दे पाती थी, हमारे को स्कूल जाने के तैयार नहीं कर पाती थी
और एक उम्र में आने के बाद मैंने एक इंदौर के एक होम्योपैथी चिकित्सक को दिखवाया, और उससे वो ठीक हुई, तो आज तक उनको नहीं होता। ये मेरा मुख्य विषय, हाँ, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि होम्योपैथी नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है। और माइग्रेन, जो कि ऐसे अगर हम गूगल भी करेंगे तो लिखा है कि ये लाइलाज बीमारी है, पर होम्योपैथी में चूंकि मैंने बताया कि नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत देने के लिए दवाइयां अंदर तक डायनेमिक एंगल तक काम करती है, तो ये कहीं ना कहीं आपका नर्वस रिस्पॉन्स बढ़ाती है और कंट्रोल बढ़ाती है। इसलिए माइग्रेन के करीब 30-30 साल पुराने पेशेंट हमारे चैनल पर आप जाके देखेंगे जो पूरी तरीके से स्वस्थ हुए और आज भी बिना किसी दवाइयों की, बिना किसी डिपेंडेंसी की और बिना किसी डर के जीवन जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज है कि जितना हो सके आप अपना नेचुरल रिस्पांस को गेन कीजिए, नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत दीजिए, और कहीं ना कहीं हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है कि अपन दवाइयों के लिए प्रतिकूलता लेते जाएं। तो कोशिश यही रहेगी कम से कम दवाइयां या नहीं के बराबर नर्वस सिस्टम की बात की, तो मैं एक बात ये कहूँगा कि मैंने देखा कि कई बुजुर्ग लोग और बुजुर्ग नहीं होने के पहले भी उनके हाथ कांपने लगते हैं, या शरीर में कपकपाहट रहती है, या गर्दन थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी हिलने लगती है। तो ये क्या ये कौन सी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है? हाथों में कंपन, या गर्दन बार बार ऐसे हिलना, या वो गिलास को पकड़ नहीं पाते, चाय का कप उनका थरथर करता है तो किसी को उनको पकड़ के चाय पिलाना पड़ती है। बहुत बुजुर्ग हो जाए बात समझ में आती है, लेकिन मैंने देखा कि 60-65 साल की उम्र में भी कई लोगों के हाथ कांपने लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो शराब पीते हैं वो कहते हैं भाई मैंने सोडा बहुत पिया इसलिए सोडे की वजह से मेरे हाथ कांपने लग गए हैं, लेकिन ये मिथ भी हो सकता है। मगर मेरा ये कहना है कि ये कौन सी बीमारी, पार्किंसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस बीमारी का नाम है पार्किंसम, जो कि एक तरीके की ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून बीमारी हमने पहले भी एक टॉपिक में बात किया था, जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पांस हमारे अगेंस्ट जाकर काम करने लग जाती है। तो ऑटोइम्यून बीमारी में हर सिस्टम में अलग अलग बीमारियां होती है। तो उसमें जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हम बात करें तो पार्किंसम, मोटर न्यूरॉन डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस तरीके की बीमारियां ऑटोइम्यून बीमारियों में काउंट होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक ऑटोइम्यून बीमारी जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इन्वॉल्व करती है, जिसका बड़ा महंगा इंजेक्शन लगता है, जिसका बहुत महंगा इंजेक्शन लगा है। आता है वो। हाँ सर, वो एक बच्ची है यानी का, वो उसके लिए हमारे इंदौर में अभी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का एक केस है, जिसपे हम लोग करीब 9 करोड़ का इंजेक्शन के लिए काउंट्री कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये ऑटोइम्यून बीमारी का ही टाइप है, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को कमजोर करता जाता है। तो ऐसे किसी भी ऑटोइम्यून बीमारी के कारण अगर आपका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है तो ये बीमारियां प्रोग्रेसिव होती है, यानी समय के साथ ये बढ़ने लगेगी। और इसका चूंकि इलाज नहीं है ऐसा मेडिकल साइंस बताता है, तो कहीं ना कहीं सभी सिस्टम में इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। रोक लो, जितना है उतना रोके जाए, बढ़े ना, प्रोग्रेस ना होना भी आधा इलाज होता है। उनके हिसाब से उसे मेंटेन भी किया जाता है। अब यहाँ पर होम्योपैथी का रोल ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि होम्योपैथी नेचुरल ट्रीटमेंट है, अपने कंट्रोल को बढ़ाता है। तो ऐसी बीमारियों पे, ऑटोइम्यून बीमारियों पे हम बॉडी की इम्यूनिटी को वापस अपने कंट्रोल पे लाते हैं, ताकि हम बीमारी पर अटैक करें। ऑटोइम्यून कंडीशन है तो ऑटोइम्यून को दबाना नहीं है, हमें उस पर अटैक करना है ताकि हमारा रिस्पांस गेन हो, और उसका फायदा मिलता है पेशेंट की बॉडी रिस्पांस पे और इम्यूनिटी रिस्पांस पे। और इसी कारण होम्योपैथी दवाइयां नर्वस सिस्टम की ताकत बढ़ाने के साथ, जब इम्यूनिटी रिस्पांस के साथ जब दो तरीके से काम करता है, तो उसमें ऐसे पेशेंट में काफ़ी अच्छे रिस्पांस देखने में आए हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट्स के अपडेट हैं जिसमें अपन जाके देख सकते हैं कि जिसमें इन्होंने MND, पार्किंसम, अल्जीमर डिसीज और इस तरीके की जो न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर डिसऑर्डर की दवाई, अल्जीमर पे करने वाला था। हाँ सर, उसमें भी एक उम्र मतलब काफी अच्छा फायदा देखा गया। एक उम्र के बाद अल्जीमायर याद भूल जाना, एक उम्र के बाद जो है लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। मेरी तो अभी भी कम होने लगी है, लेकिन तो वो इसको जैसे कि आपने कहा कि भाई खत्म तो नहीं कर सकते, रोक लें, तो क्या करना चाहिए? कि सर, इसमें दो भाषा होती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपनी बात कहूँ तो कई बार मैं नाम भूल जाता हूँ, मुझे पता रहता है या मेरे को नाम याद करने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है नाम मेरी जुबान पर है पर मैं निकल नहीं रहा। तो और धीरे धीरे बुजुर्गों में तो ये बहुत बड़ी होती है, वो अपना चश्मा सिर पे रखा रहता है, चश्मा भूल जाते हैं, अपनी सामग्री भूल जाते हैं। कई बुजुर्गों को मैं देखता हूँ कि वो महिलाएं हैं, वो गैस चालू कराई दूध का और गैस बंद भूल गई। तो ये उम्र के साथ होता है, इसका इलाज है होम्योपैथी में? सर, अगर वो एक्यूट है तो वो कई बार ये नॉर्मल कंडीशन के कारण भी हो सकती है। वो एक फिजियोलॉजिकल लॉस होता है, जो कि एक डिमेंशिया की प्रॉब्लम हम कहते हैं। और अगर ये लंबे समय तक बना रहता है और एक अल्जीमर, जैसे मैंने बताया, ऑटोइम्यून कैटेगरी में अगर इन्वॉल्वमेंट आने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं ये क्रॉनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। अल्जीमर और डिमेंशिया एक ही चीज है? टर्म यह है कि डिमेंशिया एक्यूट भी हो सकता है, अल्जीमर एक तरीके से प्रोग्रेसिव बीमारी होती है, जो कि ऑटोइम्यून कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए होम्योपैथी, जैसे मैंने बताया कि अंदर से आपके ही सेंटर्स, जो सेंटर्स उस कमांड को फॉलो करते हैं, हम उसको ताकत देने की कोशिश करते हैं। तो दवाइयों का मुख्य उद्देश्य होता है कि समझ लीजिए जिस सेंटर से हमारी याददाश्त रखने की क्षमता कमजोर हो रही है, तो हम उन सेंटर्स को या उन न्यूरॉन्स को ताकत दें,
तो इसके लिए होम्योपैथी दवाइयाँ सिम्टम के आधार पर, उनकी सीवरिटी के आधार पर और रिपोर्ट या डायग्नोसिस के आधार पर कितना सीवरिटी है, बॉडी रिस्पॉन्स कितना कमज़ोर है, उसको देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलता है। इसीलिए क्योर या ऑप्टिमम टू क्योर, क्योर का मतलब है पूरा ठीक करना जिसमें हम दवाइयां बंद कर सकें और उसको हाँ उस अवस्था तक रोक देना और उसको जितना हो सके रिकवर भी करना, ताकि अब जैसे कोमा के पेशेंट को अगर सबने छोड़ दिया वेंटिलेटर पे और एक तरीके से मना कर दिया और हम उसको क्योर कर सकते हैं, यानी अगर हम अपनी दवाइयों से अगर उसे बाहर ले आते हैं तो निश्चित रूप से वो क्योर वेंटिलेटर हटवा पाते हैं, तो ये वो भी एक उपलब्धि है क्योंकि वो क्योर की दिशा में आ गया, क्योंकि आपने वेंटिलेटर से बाहर निकाल के पेशेंट को दूसरा जीवन दिया। अगर हम किसी कारण से अल्जीमर, पार्किंसम और एमएनडी में पूरे तरीके से क्योर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो ऑप्टिमम टू क्योर 80% भी अगर हमने उसको कवर कर लिया तो भी पेशेंट के लिए जीवन की क्वालिटी हमेशा मेंटेन करने के लायक बननी चाहिए, ताकि उसको मेडिकल साइंस की जो उम्मीद है वो मिल सके। डॉक्टर साहब, एक फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर, और उस फिल्म में एक बच्चे के बारे में बताया गया था कि वो उसको अक्षर उल्टे दिखाई देते थे, उसको कुछ लिखने में परेशानी होती थी, उसको समझने में परेशानी होती थी। उस बीमारी को टेक्निकली क्या कहते हैं मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस तरह की बीमारियाँ होती हैं कि वो बच्चे थोड़े से उनकी उंगलियाँ टेढ़ी होती हैं, शरीर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऑटिज्म जो आप कहना चाह रहे हैं। तो ये भी न्यूरोलॉजिकल बीमारी सर, ऑटिज्म एक और होम्योपैथी में इसका इलाज बिल्कुल बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि क्या होता है कि जब ब्रेन डेवलपमेंट की स्टेज पे होता है, ऑटिज्म का मतलब होता है कि बच्चे का नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं रेगुलेशन में जो कमांड की पूर्ति होनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, और जितना बच्चे को ग्रास्पिंग होनी चाहिए, कंट्रोल आना चाहिए या फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो उसका रिएक्शन होना चाहिए, जो वातावरणी जो उसके उठना बैठना पढ़ना खाना पीना समझने की क्षमता है, उसको हम बिहेवियर जो डेवलपमेंट है उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। तो सोशल और बिहेवियरल लेवल पे जब ये आप देखते हैं कि किसी बच्चे में कुछ कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, वो आंख नहीं मिला पाता, उसको समझने में टाइम लगता है, वो एग्रेशन में भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, हाँ कहीं ना कहीं उसका जो कंट्रोल है वो इतना प्रॉपर नहीं आता, और इस कारण से एकाग्रता का अभाव और फोकस और कहीं ना कहीं वो कमजोरी। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में ऑटिज्म में होम्योपैथी इसलिए काम करती है कि ये नेचुरल कंट्रोल तो आपका बढ़ाता ही है, और आपको जितना अंदर से जब ताकत देता है तो ये जो सेंटर्स आपके एक्टिवेट होते हैं या उसका कंट्रोल जब बढ़ता है तो आपका पूरे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है रिकवर करने में जो होम्योपैथी की भूमिका है वो पूरी भी होती है। और ऑटिज्म के केसेस में मैंने इसलिए अच्छे रिजल्ट देखे कि अगर वो शुरुआती लेवल पर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो ब्रेन चूंकि डेवलपमेंट के स्टेज पे होता है, हम उस समय अगर ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, समझ लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल की स्टेज पे चालू करते हैं, तो उसके रिजल्ट हमें अपेक्षाकृत जो 15 साल के बाद जो आते हैं उनको उनसे जल्दी देखने में आता है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट के स्टेज में हम जितनी जल्दी हो सके नर्वस सिस्टम को ताकत दे दें और उन सेंटर्स को वापस से रेगुलेट कर लें। अगर किसी कारण से बच्चे आगे इसके स्टेज में चले जाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप वो अपनी पोटेंसी को बढ़ाकर डोज बढ़ाकर कवर करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो डॉक्टर साहब ने लगभग सभी बीमारियों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी है न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में, लेकिन फिर भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बीमारी के बारे में पूछना रह गया हो, छूट गया हो, और कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हो जिस पर हमें बात करना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी सर, बिल्कुल सर। सर हमने चूंकि बहुत सारी बीमारी पे बात की, कोमा पे की, स्ट्रोक पे की, पार्किंसम पे की, अल्जीमर पे की, एमएनडी पे की, माइग्रेन पे की, एपिलेप्सी पे की, बहुत सारी कई अन्य बीमारी पे जैसे हम बात कर सकते हैं सेरिब्रल एट्रोफी। ये एक ऐसा मुद्दा है कि मतलब आपका ब्रेन समय के साथ सिकुड़ता जाता है और ये फिजियोलॉजिकल भी होता है, मतलब 50-60 साल की उम्र के बाद ये नेचुरल भी हो सकता है, पर कई बार हमने देखा है कि कम उम्र के बच्चों को भी सेरिब्रल एट्रोफी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें दिमाग के सिकुड़ने के कारण उन्हें कई बार मिर्गी के भी झटके आने लग जाते हैं। तो ऐसे केस में जब ये कहा जाता है कि सेरिब्रल एट्रोफी इरिवर्सिबल होता है, ये चेंज नहीं हो सकता, एक बार दिमाग सिकुड़ जाए वापस नहीं आ सकता। हमने देखा है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्नोपैथी में कई पेशेंट्स के मेरे पास अपडेट है जिसमें हम कह सकते हैं कि इनकी ब्रेन एमआरआई और सिटी स्कैन में भी वो चीज़ें नॉर्मल हुई और वो आज भी बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी सपोर्ट के एपिलेप्सी की दवाइयां भी बंद करके स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। तो सेरिब्रल एट्रोफी जो कि कहा जाता है कि लाइलाज है, इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है। सुपर स्पेशलिटी में हमने फायदा देखा, जिसमें एटेक्सिया वगैरह का जो प्रॉब्लम, जैसे चलने फिरने में गेट का प्रॉब्लम, उसमें भी उन्हें फायदा मिलता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास था हमारा। ऐसा हमने देखा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जिसमें पेशेंट कई बार 20-20 साल से बेड में है, जिसमें होम्योपैथी दवाइयों के सपोर्ट से वो फिर से उनको एक आशा की किरण दिखी और मेरे क्लिनिक तक भी चलकर आए। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए पॉजिटिव माइंडसेट है। डिस्टोनिया एमएनडी के बारे में हमने बात किया, जिसमें पेशेंट का ट्रिमर या वाइब्रेशन या अनकंट्रोल मूवमेंट जो होता है वो हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। राइटर्स क्रैम्प जो कई लोग लिखते हैं और राइटर्स क्रैम्प होता है, इसमें भी बहुत अच्छा होम्योपैथी का सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। इंट्रा
इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के कारण या हाइड्रोसिफिलस की स्थिति में भी होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकती है। सर एक मैं आपके माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि कई बार ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ पर पूरी मेडिकल साइंस को भी अगर मिल के जीतना पड़े तो होम्योपैथी का उपयोग उसमें ऐड ऑन हो जाना चाहिए। अगर किसी कारण से हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट की कैटेगरी में लग रहा है कि किसी सपोर्ट से, होम्योपैथी की भी सपोर्ट से, विधि से अगर हम पेशेंट का इंटरनल बॉडी रिस्पॉन्स बढ़ा लें, पेशेंट ठीक होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, चाहे फिर वो किस पैथी से होता है। हाँ, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पेशेंट को बेनिफिट मिले, ताकि मेडिकल साइंस की जीत होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरीके से मैं बात करूंगा न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जो कि ब्रेन में एक छोटा सा गठान जैसा होता है, जिसमें के कारण भी कई बार झटके आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस को होम्योपैथी से चर्चा करी ट्यूमर के बारे में, तो उसमें न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस और ग्रेन्युलोमा, ये कुछ छोटे ट्यूमर जो कि कैल्सीफाइड भी हो सकते हैं, इसमें भी होम्योपैथी डिसोल्यूशन प्रोसेस, क्योंकि हर बार ब्रेन खोलना आसान नहीं है, आप इसको बहुत डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए उपयोग में ले सकते हैं। फार डिसीज, एक एक्यूट इमरजेंसी फार डिसीज, जिसमें कि बेसल गैंग्लिया के ऊपर कैल्सिफिकेशन होने के कारण पेशेंट कई बार कमजोर होने लग जाता है, इवन कोमा में भी जा सकता है। ऐसे पेशेंट के मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मेरे चैनल पे एक पेशेंट है जो कि चूंकि रेयर केस है, बहुत कम हमें देखने में आता है। एक पेशेंट है जो कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे और लगभग एक तरीके से मना कर दिया गया था। ऐसी स्टेज में भी उन्होंने होम्योपैथी की दवाई से 24 घंटे में फ़ायदा लिया और 5 दिन में पूरी तरीके से हॉस्पिटल से एक तरीके से दूसरा जीवन प्राप्त करके बाहर आए। तो फार डिसीज़ में चूंकि रेयर केस है, मेरे पास एक पेशेंट का एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी अच्छा होम्योपैथी से फ़ायदा मिला और आज भी वो स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी तरीके से कोमा की हमने बात की, जिसमें काफ़ी लोगों ने रिकवरी की। वर्टिगो, माइग्रेन, इंसोम्निया, इस तरीके की बीमारी में, लाइफस्टाइल में जो लोगों को तकलीफ आती है, इसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है। स्ट्रेस और न्यूरोसेक्रेटरी प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी आपको काफ़ी अच्छी स्टेमिना दे सकती है, जिसमें आप कम से कम दवाइयों पे निर्भरता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में सर एक बड़ी बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें हम अभी इंजेक्शन की बात करते हैं। ऐसे पेशेंट में भी जब सीपीके बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स की न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर एक्टिविटी कमजोर हो रही है, मसल्स की स्पीड टूटने की बढ़ रही है। तो सीपीके टोटल जब बढ़ने लग जाता है तो हमने देखा है कि करीब 30,000, 65,000, 45,000 तक के लेवल के भी सीपीके टोटल की रिपोर्ट होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के एड ऑन करने से, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाने से उनकी कंट्रोल हुई और काफ़ी अच्छा उनको फायदा देखने में आ रहा है। तो मेरा एक ही मैसेज है कि सर बीमारी कोई भी हो, प्रयास पूरा होना चाहिए। और होम्योपैथी चूंकि नेचुरल है, इसलिए न्यूरोलॉजिकल केस में होम्योपैथी को कहीं ना कहीं एड ऑन करके, चाहे डायरेक्ट या फिर साथ में कॉन्जुगेटेड हम प्रयास करें तो भी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं और मेडिकल साइंस को जिता सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आपने बहुत ही विस्तार से न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में व्याख्या की और लगभग सारी बीमारियां जो दर्शकों को ज्ञात थी या अज्ञात थी उनके बारे में आपने बताया। और इस बात में बिल्कुल भी शक सुबह नहीं है कि जो दिमागी बीमारियां हैं, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि बहुत ख़तरनाक हैं, उनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। और आपका अनुभव भी ये कहता है, आपने कई मरीजों को जिनको लगता था कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे, उन्हें ठीक किया है, कोमा से बाहर लाए हैं, उनकी गठानों को डिसॉल्व किया है। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी चमत्कार कर रही है, इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। और सर चमत्कार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रयास हमारा जो था वो जरूर सफल हुआ। प्रयास आपका है, चमत्कार होम्योपैथी का है सर। हाँ, कहीं ना कहीं होम्योपैथी में ताकत थी। डॉक्टर का प्रयास रहता है, लेकिन दवाइयों का चमत्कार रहता है कि भाई आप, जैसे आपने कहा कोमा से आप बाहर ले आए, मैं इसे चमत्कार मानता हूँ। तो ये होम्योपैथी की वजह से हुआ है और आपके प्रयास हैं, प्रयास तो हमेशा स्तुत होते हैं, वंदनीय होते हैं, प्रयास ही सफलता दिलाते हैं। तो देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।